नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं अनिल पाहवा। देश भर में चुनावों का ये अंतिम दौर है। आखिरी चरण में पंजाब में चुनाव होंगे और पंजाब में चुनावों के बाद 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने इंडिया ब्लॉक मजबूत होकर खड़ा है। इसमें कितनी मजबूती है और ये कितना सफल हो पाएगा, इस सब बातों पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ हैं राजीव शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, जो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण में आपको उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? देखिए, ओवरऑल की जहाँ तक बात है तो अभी तक जो हमारे पास 6 चरणों की रिपोर्ट है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। और जो 7वां चरण है उसमें ज़्यादातर पंजाब, हिमाचल और कुछ बिहार, कुछ यूपी। तो अगर आप देखें तो इन सारी जगह पे हमें बढ़त की उम्मीद है। पंजाब में हम 9 के करीब सीटें जीतने की उम्मीद है हमें जी। कम से कम। और हिमाचल में भी हम इस बार 4 सीट पे उम्मीद रखे हुए हैं कि हम जीतेंगे और 3 तो बिल्कुल पक्की नज़र आ रही हैं। और बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी इस बार चौंकाने वाले नतीजे होंगे। उत्तर प्रदेश में हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह अंडर करंट है नीचे, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मीटिंग में, उसे देख के लगता है कि बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है। नीचे लोग बहुत परेशान हैं सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से तंग हैं लोग। तो इसलिए जो है रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, आपने जैसे कहा कि चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, तो मतलब जैसे मोदी सरकार के लोग दावा कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएगी, भाजपा दावा कर रही है, तो अगर वो 400 पार नहीं हो रहा है तो इंडिया ब्लॉक कितना पार कर रहा है? देखिए पवार साहब, आप तो बड़े प्रखर पत्रकार हैं। 400 पार से उन्होंने शुरुआत की थी। अब बीजेपी के लोग 400 पार की मजाक बना रहे हैं। अब वो कहते जी बहुमत आ जाएगा, बहुमत के माने 272 की बात करने लगे। 400 पार की बात तो छोड़ दी, वो तो अब ज़बरदस्ती जब कहा जा रहा तो एक आध लोग नड्डा जी वगैरह बोल देते, बाकी 400 पार का जैसे शुरू में उन्होंने धूम किया तो कोई बात ही नहीं, तो उन्होंने ही छोड़ दिया अब 400 पार का नारा, है ना। और 400 पार के पीछे उनका मकसद भी जाहिर हो गया कि वो जो है संविधान बदलना चाहते थे, जिससे दलित, पिछड़े सब लोगों में बड़ा भारी जो है गुस्सा आ गया, उससे वो घबरा गए। इसलिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सब जगह इनका भारी नुकसान हो रहा है। तो अब वो खुद ही जो है 400 छोड़ के 272 की बात करने लगे कि वो उतने आ जाएं, हैं। लेकिन 200 के करीब के ऊपर बढ़ना मुश्किल है उनका, जो हालात हैं अभी। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी साहब अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं उनको पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इस पे आप क्या कहोगे? इस पे हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है। सबसे पहले बताओ कि इतिहास इस देश का क्या, पाकिस्तान को किसने सबक सिखाया, पाकिस्तान को 2 बार किसने हराया? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और इसके पहले कांग्रेस की लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने, जिसने 65 का चुनाव वो युद्ध हराया और 71 का युद्ध हराया। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी पूर्ण युद्ध लड़ने की कभी इंडिया से, जी। है ना। तो कांग्रेस का रिकॉर्ड क्या हुआ? पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला। तो पाकिस्तान को तारीफ करेगा? पाकिस्तान तो गांधी परिवार से चिढ़ता है कि हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तो वो क्या करेंगे? और फिर अगर कोई ऐरा गहरा, वो जो है एक इमरान खान के साथ रहता था एक आदमी, उसने कुछ बयान दिया था, है ना, उसको लेके आप कहने लगे पाकिस्तान। वो तो इमरान खान तो खुद ही जेल में, कोई पाकिस्तान का वो तो दुबई रहते हैं, जिन्होंने बोला था उनका कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे तो फिर नवाज शरीफ के यहाँ चाय समोसा खाने ये गए थे, बिरयानी खाने ये गए थे, उनकी पोती की शादी में ये गए थे वहाँ पे। तो और वो वैसे तो वो लोग उनकी तरह, इमरान खान ने उनकी तारीफ की थी जब रशिया वाला यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। तो क्या मतलब पाकिस्तान का समर्थन मोदी जी को हो गया? जबकि वो तो प्रधानमंत्री था, जब बोला तो वो तो पाकिस्तान का समर्थन माना जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने सब कुछ किया था। बस लेके भाजपा के लोग गए थे प्रधानमंत्री, जब कारगिल युद्ध हो गया था पीछे से। तो पाकिस्तान ने तो इनको तमाचे मारे हैं, पाकिस्तान को तमाचा तो कांग्रेस ने मारा दोनों बार।
65 की लड़ाई में भी, 71 की लड़ाई में भी। सर आप 4 बार सांसद बने हो, आपने मनमोहन सिंह जी की जो 10 साल सरकार रही है वो भी देखी है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी सरकार चला रहे हैं 10 साल इनको हो गए, आप डिफरेंस क्या समझते हो दोनों में मेन? डिफरेंस ये है कि मनमोहन सिंह जी सरकार ने बहुत काम किया, बहुत योजनाएं लाई, बहुत काम, वो अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया। उन्हीं की सारी योजनाएं मोदी जी को माननी पड़ी, तब आलोचना करते थे, अब उन्हीं की सब योजना, चाहे मनरेगा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना जिसमें भोजन मिलता है लोगों को मुफ्त, चाहे जो है ये चंद्रयान की योजना भी, पूरा पैसा और प्रोजेक्ट जो है मनमोहन सिंह ने जो है जारी किया था, उसको अप्रूव किया था वहाँ पे। जितनी भी योजनाएं ले लो, चाहे निर्मल भारत योजना ले लो, चाहे सब तो मनमोहन सिंह की है। उन्हीं योजनाओं को इन्होंने नाम बदल बदल के चला, इनकी अपनी तो कोई योजना नहीं है। एक स्वच्छ भारत शुरू किया था, निर्मल भारत का बदल के वो भी नहीं, सब जगह जगह गंदगी पड़ी हुई देश भर में, इनकी तो कोई योजना ही नहीं है। तो मनमोहन सिंह की योजनाएं कारगर हुई, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो, सब तो मनमोहन सिंह का है। सर राहुल गांधी की एक टाइम पे विपक्ष ने इमेज बनाई थी पप्पू की, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, यात्राएं निकाली और आज वो डट कर जो भाजपा की सरकार है या एनडीए के सामने खड़े हैं डट कर, लेकिन उनको 2 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा? देखिए मैं आपको बताऊँ कि राहुल जी को उन्होंने ज़बरदस्ती जानबूझ के झूठ फैला के उन्हें उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जी, है ना, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो स्टील मैन है। वो 4000 किलोमीटर कौन पैदल चलता, जगह जगह गए, और अब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी छवि की। दूसरे उनके अंदर संघर्ष की क्षमता, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके फैलाए हुए झूठ से डरते नहीं हैं। 2 जगह चुनाव लड़ने का ये है मकसद कि गांधी परिवार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोकप्रिय है, दक्षिण भारत में भी लोग उनको पसंद करते हैं और उत्तर भारत में, दोनों जगह से मांग होती है। तो इसलिए दोनों जगह से वो चुनाव लड़े ताकि दोनों जगह के लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। जैसे आप देखो 2014 के चुनाव मोदी जी 2 जगह से लड़े थे जी, गुजरात से भी और उत्तर प्रदेश से भी, तो कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन इस समय में एक ये बहुत उम्मीद थी सबको कि प्रियंका गांधी जी सामने आएंगे, वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे, उनका चुनाव लड़ना भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए बहुत मांग उनकी थी कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं पार्टी के लिए प्रचार करूँगी, वरना चुनाव में फंस जाऊँगी, चुनाव का काम देखने लगूँगी तो देश भर में मैं प्रचार नहीं कर। इस बार उन्होंने ज़बरदस्त प्रचार किया, हर जगह उनके भाषणों की ज़बरदस्त तारीफ है। मोदी जी ने 2-4 जो ऐसे भाषण किए, उसका जवाब उन्होंने जो करारा दिया वो भाषण देना बंद कर दिया कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुगी औरतों के मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी। प्रियंका गांधी ने कहा अरे मेरी माँ ने तो अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया, हम किसका मंगलसूत्र छीन लेंगे, 55 साल से किसी के मंगलसूत्र। तो मोदी ने कहा कि जैसे आपका 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन लेगी। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि कांग्रेस ने 55 साल में किसी की भैंस छीनी, ये क्या भाषा है? इस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री से पद पर बैठे व्यक्ति को देना चाहिए कि हम तुम्हारी भैंस छीन लेंगे। तो ये जो है इनका मजाकी बना, भाजपा के नेता भी नहीं पसंद कर रहे हैं भाषण। अगर उनसे चुपचाप बात करो तो खुद ही आलोचना करते हैं। सर आपने बहुत सारे चुनावों में हिस्सा लिया है, आपने प्रचार भी किया है सबके कैंडिडेट्स के लिए, आपको नहीं लगता है कि जैसे आपने अभी बात करी कि इन चुनावों में जो एक भाषण का स्तर है वो गिर रहा है राजनीति में? निश्चित मैं पूरी तरह से पावा साहब से सहमत हूँ कि भाषण का स्तर बहुत गिरा है, और इस बार दुख ही है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने भाषण का स्तर गिराया, जो नहीं होता था। क्या नेहरू जी ने कभी ऐसे बोले? क्या लाल बहादुर शास्त्री ऐसे बोले? क्या मोरारजी देसाई ऐसे बोले? क्या चौधरी चरण सिंह बोले? क्या इंदिरा जी ऐसी बोली? क्या राजीव गांधी ऐसे बोले? क्या नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी, देवगढ़ है, गुजरात साहब ने इस तरह के भाषण दिए? कभी नहीं। पंजाब में अटल जी, जी, क्या मतलब उनसे अटल जी का दूसरी पार्टी वाले सम्मान करते, क्योंकि भाषा इतनी ज़बरदस्त थी। क्या भाषण देते थे, क्या इज्जत अटल जी की। मरने के बाद भी हम सब सम्मान प्रदान करते हैं। अगर कोई उनको सम्मान नहीं देता है तो भाजपा नहीं देती अटल जी को सम्मान।
उनके इतने पोस्टर बैनर लगे हैं देश भर में भाजपा के, एक में अटल जी का इतना छोटा फोटो भी दिखा दो। अटल जी को भुला दिया उन्होंने, अडवाणी जी को भुला दिया उन्होंने, उनका जिक्र तक नहीं है। अटल जी ने कोई काम किया था, अडवाणी जी ने कोई काम किया था, कहीं ये लोग बोलते हैं? एक भाषण में मोदी जी के बता दो या उनके नेताओं के भाषण बता दो, एक अटल जी का नाम भी लेते हो कि अटल जी ने ये काम किया था, जबकि अटल जी ने बहुत काम किए थे। हम कांग्रेसी कहते कि उन्होंने काम किए थे, लेकिन ये अटल जी का नाम नहीं लेते, क्योंकि किसी दूसरे को श्रेय नहीं देना, हर चीज़ का श्रेय खुद लेना है। कि 2000 इनका ये कहना है कि जनता की निगाहों में ये झोंक दो धूल कि 2014 से पहले ये देश था ही नहीं कुछ। 2014 मोदी जी आए, फिर उन्होंने देश बनाया। जलंधर में भी कुछ नहीं था, न सड़कें थी, न बिल्डिंग थी, न इमारत थी, कुछ नहीं था। यहाँ तो सिर्फ खेत थे। फिर मोदी जी आए, यहाँ सड़कें बनाई, घर बनाए, कंपनी बाग बनाया, उन्होंने आके रेलवे स्टेशन बनाया, ट्रेन लाए, आदमपुर में जहाज लाए, आदमपुर का वो लगाना है, सब पिछले 10 साल में हुआ। इसके पहले देश में कुछ किसी ने किए नहीं, न मनमोहन सिंह ने किया, न अटल जी ने किया, न इंदिरा गांधी ने किया, न नेहरू जी ने किया, न शास्त्री जी ने किया, न चरण सिंह ने किया, न मुरारी देसाई, किसी प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया, सब इन्होंने आके किया। ये जो एक कोशिश है कि सिर्फ मई ने सबको और किसी ने कुछ नहीं, उसमें अटल जी को भी इन्होंने कहा कि अटल जी का नाम लेंगे तो फिर श्रेय उनको भी मिल जाएगा, इसलिए उनका नाम भी मतलब। जबकि जो सड़कों का जाल बिछाने का काम अटल जी ने शुरू किया था। हम आज कांग्रेस ही बोलते हैं दावे के साथ। सर, महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस देश में, शुरू से ही रहा है। आज की तारीख में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, रोष नहीं जता पा रहा। अब आपको याद होगा पिछली सरकारों में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कोई सिलेंडर सिर पे लेके घूम रहा था, 400 रुपये सिलेंडर हो गया, तो अब 400 से 1100 सिलेंडर हो गया। देखिए, हम लोग लगातार बोल रहे हैं, हर भाषण में बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। समस्या एक है पवार साहब कि आप जैसे लोग जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो तो वो बात दिखाते हो, लेकिन टेलीविज़न चैनलों का एक बड़ा समूह उस चीज़ को दबा देता है। वो जो है सरकार के कहने पे उस ढंग से चलता है। तो विपक्ष की आवाज़ जिस तरह मुखर होकर आनी चाहिए वो या तो सोशल मीडिया से आ रही है या आप जैसे अखबारों से। सर, पंजाब की बात करूंगा, पंजाब आए प्रचार के लिए। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, और जबकि बाकी देश में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आप इकट्ठे लड़। देखिए, इंडिया ब्लॉक का जो गठन हुआ है वो एक गठबंधन है राष्ट्रीय स्तर पे तमाम दलों का, जिनका मुख्य मकसद है कि तानाशाही सरकार को हटाना, महंगाई बेरोजगारी जिसने पैदा की ऐसी सरकार को हटाना और झूठे वादे करने वाली सरकार को हटाना। उसमें अचल अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी हैं, लेकिन सब इस एक मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखिए, आप पंजाब की बात करते हो, बंगाल में भी तो है ममता बनर्जी, हम साथ नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी से मुकाबला है, लेकिन अंतोगत्ता वो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। इसी तरह पंजाब में जनता ने हमें कहा कि आप विपक्ष की भूमिका निभाई, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में हमें जनता ने जनमत दिया, तो यहाँ हम विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। सर, अब हम पंजाब में सपोज करो कोई वोटर डाल रहा है, किसी आप कांग्रेस को वोट डाल रहा है, वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन जब हम ऊपर बैठेंगे केंद्र में, सपोज करो आपकी सरकार बनती है, तो दोनों मिलकर बैठेंगे, तो वहाँ फिर उस पंजाब के बंदे से या उस वोटर के साथ धोखा नहीं हो गया? ये कोई धोखा नहीं होगा। नीतीश कुमार कितनी बार अदल बदल के गए जी, और बिहार में मोदी जी उनके साथ हैं, जो कहते थे जिंदगी में मैं मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, मर जाना पसंद करूंगा, मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, अब उनके साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ज़िंदगी भर में मैं जो है मोदी की शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा, अब उनके साथ हैं। जी, क्या बात है सर? ये तो डिफरेंस आपकी बात समझ आ गई, लेकिन जो कांग्रेस को छोड़कर लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंटर में भी छोड़ के गए हैं। पंजाब में बात कर लें, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, सुनील जाखड़ छोड़ के चले गए, तो इन लोगों के जाने से क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, ये हमेशा से होता है। 70 साल का इतिहास उठा लो, लोग आते और जाते रहते हैं पार्टियों में, ये किसी व्यक्ति का निजी निर्णय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पतझड़ का मौसम आजकल भी है, तो सूखे पत्ते टूट के गिरते हैं, तो ये सूखे नई कोपलें आती हैं जी, और पेड़ वहीं का वहीं रहता है, फिर हरा हो जाता है। वैसे कांग्रेस पार्टी है, कितने पत्ते चले गए लेकिन फिर कोपलें हरी होकर पेड़ वहीं का वहीं खड़ा है पिछले 130-35 साल से।
कांग्रेस का पेड़ फिर हरा भरा हो गया और अगर ये झड़े हुए पत्ते दोबारा आना चाहेंगे तो क्या उनको एक्सेप्ट किया जाए? ये तो उस समय सोचेंगे कि क्या करें। कांग्रेस विशाल वट वृक्ष है। पंजाब में सर आप 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कितनी सीटों की संभावना है जो जीत? देखिए, यहाँ जो पत्रकारों ने मुझे बताया कि 9 सीट तक तो आ ही सकती है, उससे ज़्यादा 13 भी में से 9 सीटें आप जीत जाएंगे। हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग यहाँ। भाजपा की स्थिति आपको क्या लगती है पंजाब में? भाजपा तो बड़ी मुश्किल, एक सीट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। 9 सीटें एक तो उन्होंने हर जगह से जो रिजेक्टेड लोग थे वो सब अपनी पार्टी में ले लिए। कुछ झड़े हुए पत्ते भी लिए हैं। हाँ, जिनको जो है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनसे लोग चिढ़े हुए हैं, उससे भी लोग बहुत चिढ़े हुए हैं उनके खिलाफ। कांग्रेस अगर सत्ता में आते हैं, इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? हम जैसे हमने गठबंधन बनाया है उसमें मिलजुल के जैसे हम तय करते हैं उससे मिलजुल के तय कर लेंगे। मनमोहन सिंह को हमने घोषित किया था तब प्रधानमंत्री बने थे। यूपीए गठबंधन ने मिलकर तय किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। पंजाब में कांग्रेस को लेकर आपकी और क्या संभावनाएं हैं? अगर आप कांग्रेस की सरकार आप केंद्र में देखिए, अगर हमारी लोकसभा में अच्छा रिजल्ट आया तो आगे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और लोग पंजाब में कांग्रेस को वापस लाएंगे। पर आम आदमी पार्टी एक बड़ा चैलेंज है, 92 सीट्स जीत के वो आए। हाँ, वो आए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक चुनाव की बात होती है, अगले चुनाव में जनता जिसका चाहे, जनता की मर्जी। अगर पंजाब में चुनाव आएगा तो संभावना है कि पंजाब में भी कांग्रेस और 100% आपका पंजाब में गठबंधन हमारी हो सकता सरकार है। बनेगी, हरियाणा में बनेगी, हिमाचल में दोबारा फिर सरकार बनेगी। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी दोनों की गठबंधन पंजाब में भी हो सकता है, आप और कांग्रेस का? नहीं, देखिए, अभी इसमें नहीं हुआ तो उसमें तो संभावना नहीं लगती अभी। अगर आपकी केंद्र में सरकार बनती है तो पंजाब के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? बहुत ब्लूप्रिंट है। जैसे आज ही मैंने बोला है कि पंजाब जैसे जलंधर, लुधियाना, ये सब हब हैं उद्योग के, व्यापार के। यहाँ पंजाब के लोग यूपी बिहार के लोगों को इतना रोजगार देते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना। तो हमें उद्योग व व्यापार यहाँ के एक तो बढ़ाना है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। उसके लिए हम जीएसटी, मौजूदा जीएसटी को बिल्कुल समाप्त करें और सरल जीएसटी लाएंगे ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। एक राहत हम जीएसटी की बहुत बड़ी उनको देने वाले हैं। दूसरे, किसानों, पंजाब का किसान जो है विश्व भर में जाना जाता है जी, है ना। इसी ने देश को अन्न का भंडार दिया। तो हम किसानों के, तो उनके जितने वो खेती करने के सामान है सब पे जीएसटी हटा देंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, कानूनन गारंटी। माने कि हम बाकायदे संसद में बिल पास करके, विधेयक पास करके उसको एमएसपी की कानूनन गारंटी देंगे ताकि किसान को किसी किस्म का नुकसान ना हो। उनकी और फसल का जो वो है मुआवजा, उनके अगर नुकसान होता है वो देंगे और उनकी सही कीमत उनको मिले। स्वामीनाथन कमेटी ने जो फार्मूला दिया, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे कि पंजाब के किसान को समृद्धशाली बनाएंगे और यहाँ को उद्योग, व्यापार, दुकानदार सबको मदद करेंगे जीएसटी को बदल के। केंद्र की भाजपा सरकार आरोप लगाती है कि जो किसानों का विरोध है उसके पीछे विपक्ष की चाल है। यार, हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पे अपने आप पहुंच गया ट्रैक्टर लेके। कोई विपक्षी किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है कि उन्हें पहुंचा दे लेके। अपने आप गए थे, उस ठंड में पड़े रहे वहाँ, 700 लोग मारे गए। कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है? ये उनका अपना दर्द था, अपना दुख था, खुद गए थे। शुक्ला जी, राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत कहा जा रहा है कि भाजपा को बड़ा बेनिफिट दे रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? देख, मेरा ये मानना है कि ये झूठ एक फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राम मंदिर के पक्ष में है। राम से बहुत बड़ी श्रद्धा है कांग्रेस पार्टी के लोगों से। ये जो मंदिर बना है ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और कांग्रेस ने पहले दिन से बोला कि जो अदालत का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। और जब अदालत का फैसला आया 2019 में, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई सोनिया गांधी के घर में और वहाँ सर्वसम्मत से फैसला लिया गया कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमने राम मंदिर को समर्थन दिया। और उसके बाद बना किससे है? लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने चंदा दिया। बीजेपी ने कोई पैसा नहीं दिया है, भाजपा ने, ये तो सिर्फ श्रेय लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और चंदा दिया जनता ने, जिसमें जो है लाखों कांग्रेसियों ने चंदा दिया मंदिर बनाने के लिए। तो
अब हमारा ये है, नीति है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी बोला है कि हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर का पूर्ण निर्माण करेंगे। जो अधूरा राम मंदिर उन्होंने बनाया है, और चुनावों के लालच में इन्होंने अधूरे मंदिर का जो है उद्घाटन कर दिया, जबकि शास्त्रों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अधूरे मंदिर का कभी, या अधूरे गुरुद्वारे का, अधूरे मंदिर का कभी उद्घाटन नहीं होता। वो मनाही है उसकी शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। इन्होंने चुनाव के चक्कर में कि लोकसभा के चुनाव आ गए, जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दिया। मंदिर अब अधूरा बना, तो कांग्रेस उस मंदिर को पूर्ण कराएगी, पूरा बनवाएगी, और फिर शंकराचार्य और बड़े बड़े साधु संतों को बुला के वहाँ पूजन करवाएगी। मतलब दोबारा सारा जो प्रोसेस होगा दोबारा करोगे आप लोग? पूरा प्रोसेस नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है ना, तो हम मंदिर का पूजन कराएंगे शंकराचार्य और उन सब लोगों, और पहले तो मंदिर पूरा कराएंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तो मंदिर ही अधूरा है जी। जैसे तुम अपना घर बनाने जाओ, 2 कमरे बना के घर का उद्घाटन, गृह प्रवेश करा दो, तो घर में तो चल जाता ही है जी। लेकिन जो पूजा पाठ की चीज़ है मंदिर, उनमें ही अपशकुन माना जाता है। एक प्रधानमंत्री साहब अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जो अडानी और अंबानी का बहुत सारा काला धन है, जो वो राहुल जी के पास जा रहा टेम्पो भर के। ये तो बड़ी हंसी की बात है। राहुल जी तो लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की, और वो आज तक उन्होंने कोई प्रमाण दिया नहीं कि टेम्पो भर भर के धन जा रहा। वो टेम्पो कहाँ पहले दिखाएं? आपको क्या सारी सरकारी एजेंसी आपके पास है, धन जा रहा है तो पावा साहब के पास अगर 4 रुपए आ जाए तो तुरंत ईडी सीबीआई आ जाती है। अगर टेम्पो में भर भर के भेज रहे हैं तो क्यों नहीं पर आपने पकड़ते? तो आपकी सरकार विपक्ष में हो क्या? आपको क्या लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वाहियात स्टेटमेंट हो क्यों रहे, क्यों दिए जा रहे हैं कि जो आपको दूसरे दिन बदलने पड़े अपने बयान। यही पहले हिंदू मुस्लिम वाला एक ये स्टेटमेंट है। घबराहट है, ये हताशा है, ये निराशा है। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवार साहब। हमने बात करी राजीव शुक्ला जी से। शुक्ला जी का दावा है कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बन रही है और कांग्रेस में पूरा योगदान दे रही है। तो ये 4 जून को साफ हो जाएगा तो कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।